हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का द सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 11 की मैथ का पहला चैप्टर समूचे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं उन सवालों को लगाने से पहले हम सभी इसके बेस को जान लें तो और अच्छा बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम बेस को अगर समझ गए तो सवाल करने में कठिनाई हमें नहीं होगी और हम सवाल को आसानी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए तो हम चर्चा करते हैं। समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले एक महान गणितज्ञ का नाम जर्मन गणितज्ञ जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर, जिनका जन्म 3 मार्च 1845 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 9 जनवरी 1918 ईस्वी को हुई थी। 18 ईस्वी को हुई थी। मैं बताना चाहता हूं कि जब ये थ्योरी का प्रतिपादन इन्होंने दिया तो बहुत से गणितज्ञों ने इसका विरोध किया और यहाँ तक कि कुछ गणितज्ञों ने यह भी कह दिया कि ये गणित विषय के कब्र खोदने की बराबर है। इस थ्योरी का सिद्धांत देना यानी गणित विषय को कब्र में दफन करने के बराबर है। कुछ गणितज्ञ इनका सपोर्ट भी किए और बहुत से आलोचनाओं से घिरे होने के कारण ये तनाव में हो गए और इन्हीं तनावों के कारण 9 जनवरी 1918 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गई। आज हम इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। मैं बता दूं, गणित विषय में ज्यामिति, अनुक्रम श्रेणियां, प्रायिकता आदि ऐसे चैप्टर हैं जिनका अध्ययन करने से पहले समूचे का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। जब ये त्रिकोणमितीय श्रेणियों को सरल तरीके से हल कर रहे थे तब पहली बार समूचे से इनका परिचय हुआ था। कुछ हम उदाहरण के माध्यम से इसके बारे में समझेंगे। समूचे एवं उनका निरूपण। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से वस्तुओं के संग्रह के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि ताश की गड्डी, व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम। और गणित विषय में अगर ले लिया जाए तो प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं इत्यादि सभी। आज हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि भारत की नदियां, दस से कम या मान लें इसको 20 से कम सम संख्याएं, जैसे कि 20 से कम सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये सभी क्या हैं? 20 से कम सम संख्याएं हैं जिनको शामिल किया गया है। जैसे कहते हैं 10 से कम अभाज्य संख्याएं, 1, 3, 5, 7। 210 का अभाज्य गुणनखंड 210 का अभाज्य गुणनखंड होगा, जैसे कि
21, 3 7 21 यानी 3 होगा, 7 होगा और 0 यानी 10 बचा, यानी 2 होगा और 5 होगा। इन उपयुक्त उदाहरणों से यह निर्णय लिया जा सकता है कि कोई भी वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में होती हैं। कोई भी वस्तु एक प्रदत्त संग्रह होती हैं, जैसे नील नदी। समझिएगा, नील नदी, ये नील नदी इस उदाहरण के अनुसार ये प्रदत्त संग्रह में नहीं है, क्योंकि नील नदी जो है भारत की नदी नहीं है। वहीं पे गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी की, हाँ, गंगा नदी इस उपयुक्त उदाहरण के अनुसार भारत की नदियों में से एक नदी है, इसलिए गंगा नदी एक प्रदत्त संग्रह में है। अतः हम सब जितना अध्ययन किए, इन सभी से क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष हमें यही निकलता है, अतः वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समूचे कहलाता है। मतलब कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समूचे कहलाता है। सुपरिभाषित संग्रह का मैं बता दूं, इसका मतलब बार बार कि जैसे कि अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत की नदी, गंगा नदी की अगर बात करें तो वो भारत की नदियों के लिए वो एक सुपरिभाषित संग्रह है। ताश की गड्डियां होती हैं, व्यक्तियों का भीड़ होता है, समूह होता है, जैसे क्रिकेट टीम होता है। प्रत्येक खिलाड़ियों के गुण है अलग अलग, कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, कोई लेफ्ट हैंडर है, कोई राइट हैंडर है, लेकिन है सभी एक टीम के वो खिलाड़ी ही हैं। तो ये सुपरिभाषित संग्रह है। इन तमाम किस्म के उदाहरणों से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समूचे कहलाता है। समूचे के कुछ नियम होते हैं जो कि मैं पहले बताना चाहूंगा। समूचे को लिखा जाता है, जैसे A, B, C, D या Y या Z कुछ भी हो, समूचे को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और समूचे के अवयव को या हिस्सा को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है। और तीसरी बात यह है, समूचे में वस्तुओं को, समूचे वस्तुएं, अवयव, सदस्य, ये एक दूसरे के परिवाची शब्द हैं। ये सब एक दूसरे के परिवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे वस्तुएं, समूचे में वस्तुएं, अवयव और सदस्य, ये सभी परिवाची शब्द हैं। मैं आगे बताऊंगा, इसको डिफाइन करूंगा कैसे ये परिवाची शब्द होते हैं।